रक्षा कमला को पुरानी हवेली में ले जाती है जहां पर उसे पन्ना मिलती है। इधर कमला को घर में न पाकर कार्तिक गुस्से में पागल हो जाता है और बाबा के आश्रम पहुंच जाता है। कार्तिक को सच दिखाने के लिए सबसे पहले बाबा कार्तिक के वशीकरण को खत्म करते हैं और उसे अपनी बात ध्यान से सुनने के लिए कहते हैं। कार्तिक के ऊपर से वशीकरण का असर कम होते ही वो थोड़ा शांत हो गया था। बाबा अपने शिष्य को उसे खोलने के लिए कहते हैं और उसे अपने पास बैठने का इशारा करते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर बाबा उसमें थोड़ा सिंदूर छिड़कते हैं और उसके बाद मंत्र पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद बाबा आंख खोलते हैं और कार्तिक को पानी की ओर देखने के लिए कहते हैं। ध्यान से देखो, इस पानी में तुम्हें स्पष्ट नजर आएगा कि तुम्हारी माँ कहाँ है और किसके साथ है। कार्तिक ध्यान से पानी की ओर देखने लगता है। पानी में कार्तिक को एक के बाद एक कई सारे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जिनको देखकर कार्तिक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अपनी आंखों से देखो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी पत्नी अपने साथ ले गई है। ये सब एक सोची समझी साजिश है। शायद आप ठीक बोल रहे हैं बाबा। मैंने तो सोचा ही नहीं कि खुद को नास्तिक बताने वाली मेरी पत्नी अचानक से बहाना बनाकर मुझे मंदिर क्यों भेजेगी। लेकिन इस पानी में बस इतना ही नजर आ रहा है कि रक्षा माँ को लेकर जा रही है। उसके आगे क्या हुआ बाबा? इसने मेरी माँ के साथ क्या किया? वो उसमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरे मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं है कि सब कुछ तुम्हें पता चल सके। मैं जितना बता सकता था मैंने बता दिया है। देखो बेटा, ये धागा अपने हाथ से मत निकालना। जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ में है, रक्षा के वशीकरण का असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। एक बार तुम फिर से उसके वशीकरण में आए तो तुम्हें वही दिखाई और सुनाई देगा जो रक्षा चाहेगी। जो तुम्हारे परिवार के साथ हो रहा है वो कोई सामान्य जादू टोना नहीं है। इसीलिए इस समस्या का हल ढूंढने के लिए मुझे अभी थोड़े और समय की आवश्यकता है। तब तक तुम वापस जाओ और अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करो। प्रेम से ही जीत सकते हो तुम उसे, वरना उसकी शक्तियों का मुकाबला करने की क्षमता तो इस समय मेरे अंदर भी नहीं है। तुम समझ रहे हो ना कार्तिक, मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारी माँ की जान उस रक्षा के हाथ में है। उसे इस बात की जरा भी भनक न लगने पाए कि तुम उसकी सच्चाई जान गए हो, नहीं तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी दोनों की जान खतरे में आ सकती है। जब मैं जान ही गया हूं कि मेरी पत्नी ही ये सब कर रही है तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगा और इसे सलाखों के पीछे पहुंचवा दूंगा। पुलिस के सामने तो मुर्दे भी बोल पड़ते हैं। तुम्हारी पत्नी अकेली नहीं है। अपनी माँ से पन्ना डायन की कहानी सुनी है ना तुमने? अपनी हवेली का इतिहास तो तुम जानते ही हो। वो पन्ना लौट आई है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी पत्नी रक्षा और पन्ना दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हारे परिवार के खिलाफ दोनों मिलकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। रक्षा को पुलिस के हवाले करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो पन्ना अब तक पता नहीं तुम्हारी माँ को कहाँ ले गई होगी। तुम्हारी माँ की जान पन्ना के हाथों में है, इसलिए हमें अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि रक्षा को कुछ भी पता ना चले। बाबा के कहने पर कार्तिक वापस अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचने पर कार्तिक, कुछ पता चला माँ का? नहीं रक्षा, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहा उन बाबा ने? माँ उनसे मिलने गई थी क्या? नहीं, बाबा ने कहा उन्हें माँ के बारे में कुछ नहीं पता। वो हमारे कुलगुरु हैं। माँ बस ग्रह शांति के लिए उनसे मिलने गई थी। शांत हो जाओ कार्तिक, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। पता नहीं किसकी काली नजर लग गई हमारे परिवार को। हम तो सबकी नजरों से दूर अपने पास्ट यानी कि अपनी पुश्तैनी हवेली को भी पीछे छोड़कर यहाँ अकेले में आकर रहने लगे थे। लेकिन बदनसीबी ने हमारा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। तुम खुद को दोष मत दो कार्तिक, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। जिस काली छाया की बात तुम कर रहे हो ना, वह कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ वो जिसने तुम्हारे परिवार की जड़ों को खोखला कर दिया। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं पन्ना माँ के कहने पर क्या करने जा रही हूँ। तुम और तुम्हारी माँ, उनका तो इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया है मैंने, और मेरी मासूमियत को अपनी जंग के लिए पन्ना माँ ने मोहरा बनाया। बचपन से बार बार मुझे यही ख्याल सताता था कि आखिर मेरे जैसी अनाथ को कोई ऐसी औरत जिसे सारी दुनिया डायन कहती है, पाल पोस कर क्यों बड़ा करेगी।
लेकिन अब मुझे सब साफ साफ समझ में आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों उन्होंने मेरे जैसी अनाथ बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने मुझे पाला ही इसलिए था ताकि समय आने पर वो मेरा उपयोग कर सके। वह जानती थी कि जो लड़ाई वह लड़ रही हैं, उसमें उन्हें कभी न कभी किसी साथी की जरूरत जरूर पड़ेगी। इसलिए उन्होंने बचपन से मुझे स्कूल कॉलेज भेजने की बजाय तंत्र मंत्र और अघोर शास्त्र की शिक्षा दी। अगर वह मेरा भला चाहती तो मुझे अच्छी शिक्षा देती, ना कि तंत्र मंत्र सिखाती। लेकिन मेरी आंखों पर उनके प्यार का पर्दा पड़ गया था। तुमसे शादी करने के बाद मैंने जाना अपना परिवार और अपनों का होना क्या होता है, सच्चाई के साथ जीने में कितना सुकून है, और सबसे बड़ी बात, सच्चा प्यार क्या होता है, ये मैंने तुम्हारी आंखों में महसूस किया। तुमसे शादी के बाद मैंने पाया कि कितनी खोखली थी मेरी जिंदगी आज तक। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक। मुझे अपनी अंधेरी और काली दुनिया में वापसी नहीं करनी। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इस रंगीन दुनिया में जीना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं माँ को उस हवेली में नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन पन्ना माँ ने मुझसे तुम्हारी जान के बदले माँ की जान का सौदा किया था, इसलिए मुझे उन्हें पन्ना माँ को सौंपना पड़ा। रक्षा कार्तिक के गले लगाकर मन ही मन पिछली बातें सोचकर आंसू बहा रही थी। दूसरी ओर कार्तिक भी रक्षा के गले लगा जरूर था, लेकिन उसके मन में भी एक तूफान आया हुआ था। कितना प्यार किया रक्षा मैंने तुम्हें, सारी दुनिया से लड़कर तुमसे शादी की। कभी तुम्हारे अतीत वर्तमान किसी के बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। मुझे यकीन था तुम्हारा अतीत चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारा वर्तमान गलत नहीं हो सकता। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया रक्षा। तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम मेरे खानदान को बर्बाद कर सको। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बाबा के पास गया और उन्होंने मुझे तुम्हारी सच्चाई दिखा दी, वरना मैं तो सारी उम्र आंखों पर झूठ का पर्दा लगाकर ही घूमता रहता। मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मेरी पत्नी के रूप में रह रही औरत कोई औरत नहीं बल्कि एक डायन है। दादाजी से सुना था कि डायन अपने खुद के बच्चों को भी खा जाती है। वो शायद सच ही कहते थे। तुमने भी वही काम करके दिखाया है। जिस माँ ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, उसे ही उस पन्ना डायन के हाथों सौंप आई तुम। और अब तुम्हारा अगला और आखिरी निशाना मैं हूं, मैं जानता हूं। फिर भी अपनी माँ की खातिर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तुम क्या कहती हो रक्षा? कहाँ होंगी माँ? वो ठीक तो होंगी ना? क्या मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए? पुलिस? कार्तिक, मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए। माँ अपनी मर्जी से गई थी, शायद अपनी मर्जी से लौट भी आए। तुम शायद सही कह रही हो। कार्तिक ने रक्षा के सामने अभी तक कुछ जाहिर नहीं किया था। रात घिर आई थी। कार्तिक और रक्षा अपने कमरे में सो रहे थे। अचानक देर रात को रक्षा अपने बिस्तर से उठती है और बिस्तर पर गहरी नींद में सोए हुए कार्तिक को कमरे में अकेला छोड़कर वहां से निकल जाती है। जैसे ही रक्षा अपने कमरे से बाहर निकलती है, कार्तिक की भी आंख खुल जाती है और वो दबे पांव रक्षा का पीछा करने लगता है। रक्षा अपने घर से निकलकर सीधा शमशान घाट जाती है और वहां जाकर अपनी तंत्र साधना करने लगती है। कार्तिक शमशान घाट में रक्षा को तंत्र साधना करते देखता है और उसका वास्तविक रूप देखकर हैरान रह जाता है। बाबा ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। पता नहीं मैं किस छलावे में जी रहा था जो रक्षा की असलियत नहीं देख सका। बाबा ने कहा था कि रक्षा को पता न लगने पाए कि हम उसकी सच्चाई जान गए हैं, वरना वो मां को नुकसान पहुंचा सकती है। रक्षा के लौटने से पहले मुझे वापस घर जाना होगा। हे शमशान मसानी माँ, आज तक मैंने आपकी साधना जब भी की गलत नियत से ही की, लेकिन आज मैं पहली बार नेक नियत और सच्ची श्रद्धा से आपकी आराधना कर रही हूँ। मैं पन्ना जितनी ताकतवर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मेरी शक्तियाँ उनके सामने कुछ भी नहीं। वो मेरी गुरु है। शिष्य चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसके लिए अपने गुरु से जीत पाना संभव नहीं होता। अब ये लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच छिड़ गई है। आपको सच्चाई का साथ देकर मुझे जिताना ही होगा। कुछ देर बाद रक्षा भी वापस लौट आती है और चुपचाप कार्तिक के कमरे में आकर लेट जाती है। रक्षा, मैं माँ के बारे में पता करने के लिए जा रहा हूँ। हो सकता है माँ की कुछ खबर मिल जाए।
कार्तिक अपनी माँ को वापस लाने का उपाय पूछने के लिए बाबा के पास जाता है। बाबा, आपने कुछ समय की मोहलत मांगी थी, बताइए ना, माँ को वापस लाने का कोई तो उपाय होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है, बस मेरी माँ को वापस ला दीजिए बाबा। घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी मंत्र साधना से ये पता लगाया है कि तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई संकट आ ही नहीं सकता। 20 साल पहले जब तुम्हारे दादा अखिलेश ठाकुर को ये पता लगा कि पन्ना डायन तुम्हारे परिवार पर वार करने के लिए उन्हें गांव गांव ढूंढ रही है, तो वो एक अघोर तांत्रिक के पास गए और डायन से बचने के उपाय के बारे में पूछने लगे। तब उन्होंने ठाकुर साहब को यक्षिणी साधना के बारे में बताया था। उन्होंने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए एक यक्षिणी को माता के रूप में सिद्ध किया। यक्षिणी ने तुम्हारे दादा को ये वादा किया कि वो हमेशा तुम्हारे परिवार के ऊपर आने वाले संकटों से उनकी रक्षा करेगी। जब पन्ना ने तुम्हारे परिवार के ऊपर वार किया तो यक्षिणी ने ही ठाकुर साहब का बचाव करते हुए उसे बोतल में कैद किया था। पन्ना के बोतल में कैद होने के बाद कई बरस तक यक्षिणी ठाकुर साहब के आसपास ही रही। फिर एक दिन, माँ, मैंने आपको अपनी माँ के समान रखकर साधा था और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरी सुरक्षा की चिंता में हर पल मेरे आसपास ही घूमती रहे। मेरे परिवार के ऊपर आया खतरा आपकी कृपा से टल गया है। अब आप अपने लोक में जाकर विश्राम करें माँ। यदि कभी भी मेरे परिवार पर कोई संकट होगा तो मैं सबसे पहले आपको ही पुकारूंगा। बस इतना वचन दीजिए कि जब भी मैं आपको पुकारूं, आप मेरी परिवार की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाए। ठीक है पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं वादा करती हूँ जब भी तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई संकट होगा और संकट के समय वे मुझे पुकारेंगे, मैं उनकी रक्षा करने अवश्य ही आऊंगी। किंतु सबसे पहले तुम्हें यक्षिणी माँ को याद दिलाना होगा कि 20 बरस पहले जिस ठाकुर को उन्होंने रक्षा का वचन दिया था, तुम उन्हीं ठाकुर के पोते हो और अब तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। बाबा ने कार्तिक को उसकी सारी समस्याओं से निजात पाने का उपाय बता दिया था। क्या कार्तिक यक्षिणी को प्रसन्न करके उनका दिया हुआ वचन उन्हें याद दिला पाएगा? क्या यक्षिणी के आने से बदल जाएगी कहानी? क्या इस बार पन्ना का अंत हो जाएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।